हु इज़ बदरुद्दीन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है असम का एक दुर्भाग्य है गौरव गोगोई। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। ये युद्ध है, ये युद्ध चलता रहेगा। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, ये ख़त्म बहुत जल्दी नहीं होने वाला। दुनिया हमारे लिए एक सोच ही नहीं, एक बहुत बड़ी व्याधि है। ये दुर्भाग्य है तरुण गोगोई जी का कि पुत्र भारतीयता पे उनका विश्वास कम है। ये कहा जा सकता है जहाँ हिमंत विश्व शर्मा वही पार्टी में कोई ऐसा नेता मुझे दिखा ही नहीं डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी के बाद जो पार्टी को आगे ले जा सके। डोनाल्ड ट्रंप, ओह, बिगेस्ट जोकर। समाज, राजनीति, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा का नया विषय, नया मंच, द अनफिल्टर्ड मंच पर आपका स्वागत है, जहां सवाल होंगे सीधे और जवाब होंगे बिल्कुल साफ और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं जोनाली बसमतारी और आज हमारे बीच बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। असम बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर जूरी शर्मा बर्दोलोई। आपका बहुत बहुत स्वागत है जूरी जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत हम आप ही के जर्नी से करना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही शुरुआत से अब तक की, आपकी राजनीतिक हो या फिर आपकी लाइफ कैसी रही है? लाइफ हमेशा ही खूबसूरत रहती है। मुझे लगता है ये ज़िंदगी जिसकी भी हो, जैसी भी हो, बहुत ही खूबसूरत होती है और हम लोग जो जी रहे हैं यही खूबसूरती है ज़िंदगी का। और मेरी यात्रा भी ऐसी ही खूबसूरत रही है। जैसे पहाड़ होते हैं, फिर ढलान होते हैं, हाँ। जब बारिश होती है, कभी तूफान आती है, तो ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स हर एक की ज़िंदगी में रहती है। संघर्ष ज़िंदगी का एक अलग नाम है, दूसरा नाम है, और मैं मानती हूँ जिसके भी ज़िंदगी में संघर्ष है वो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है। तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ राजनीति ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आए हैं और मुझे लगता है वही मेरे ज़िंदगी का एक अलंकार है। बहुत सारे संघर्षों के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अलंकृत है और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि ये यात्रा मैं कर रही हूँ, आज भी जीवित हूँ। आगे भी पता नहीं, जब तक भगवान हमें ये ज़िंदगी दिखाते रहे, ये सूरज चाँद दिखाते रहे, ज़िंदगी की खूबसूरती बढ़ाते जाएंगे, हम भी उसी तरह से चलते जाएंगे। यात्रा के बारे में जब भी आप पूछेंगी तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, बहुत खूबसूरत रही है। बिल्कुल। तो तब से अब तक सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट अगर आप कहे तो क्या होगा आज तक? मतलब सबसे बेस्ट मोमेंट और सबसे वर्स्ट। सबसे बेस्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी के, व्यक्तिगत ज़िंदगी में, जिस दिन मैं माँ बनी। हाँ जी। एक औरत के लिए, खासकर मेरे लिए सबसे खूबसूरत पल जब मैं माँ बनी। और वो बिटिया थी मेरी, है मेरी, और आपकी एक बेटी है। ऐसे तो मैं बहुत सारे बच्चों की माँ हूँ, ऐसे जन्म मैंने एक बेटी का ही दिया है, बेटी को ही जन्म दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ मेरा एक अलग ही जुड़ाव रहा है। बहुत सारे हो सकता है स्पेशल चाइल्ड जिसको बोलते हैं, उनके साथ मेरे बहुत ही कम उम्र से ही एक जुड़ाव रहा और बहुत बच्चों ने मुझे माँ का दर्जा जो होता है वो दिया। तो जिस भी दिन मैंने पहली बार माँ बोल के मुझे बच्चे ने बुलाया, और वो भी एक बिटिया थी, सपना दास था उसका नाम, और बहुत खूबसूरत बच्ची थी। आज मैं बड़े दुख से बोल सकती हूँ कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। और इसी तरह से, जिस तरह से आपने पूछा कि सबसे खूबसूरत पल, और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे दुख भरी पल भी वही रहा होगा। हाँ जी। अब जाते हैं हम थोड़ी राजनीतिक, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट भी कहा जाएगा शायद राजनीति। राजनीति जिंदगी है एक्चुअली। राजनीति को फेवरेट टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ जी। लेकिन हाँ, हमारी हर एक की ज़िंदगी में, अगर हम भारत में अपने सनातनी संस्कृति या सभ्यता के बारे में हम बात करें तो महाभारत हो, रामायण हो, हर एक में राजनीति छुपी हुई है। अगर हम राजनीति को बड़ी खूबसूरत तरीके से देखें तो जिंदगी में हर पल है राजनीति। तो ये फेवरेट टॉपिक ना होते हुए भी सबकी जिंदगी में ये फेवरेट और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक विषय है।
और इसीलिए राजनीति मैंने सोच लिया था जब मैंने राजनीति में कदम रखा कि सभी लोग राजनीति किसी न किसी तरीके से करते हैं। मैं सीधी जो आपने पहले ही आज शुरुआत में अपने संबोधन किया कि सीधी बात हो, तो मैंने भी सोचा कि एकदम सीधी राजनीति ही करें। तो इसीलिए मैंने राजनीतिक यात्रा अपनी जिंदगी में शुरू की। हाँ ठीक है, हम यही आपसे पूछेंगे कि अभी की शुरुआत आपने कैसे की राजनीति की, आप क्या थी और आपके दिमाग में ये क्या है कि आपने राजनीति, हाँ मैं राजनीति करूँगी, ये चुन लिया आपने? ऐसी बात नहीं, सोचा नहीं था। राजनीति में कई बार बहुतों को बोला है, राजनीति में एक्सीडेंट से आई। एक्चुअली एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं थी, दुर्घटना नहीं ये एक सुखद घटना ही थी, लेकिन सोचा नहीं था कि राजनीति में कदम रखूंगी। छात्र जीवन था मेरा और कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती है जिसमें हम लोग चाहते हैं और सोचते हैं कि कुछ अलग सा करें, लेकिन क्या होता है ये पॉपुलैरिटी स्टिंग होती है। हम कभी भी इलेक्शन लड़ें तो पॉपुलैरिटी कितनी होती है, तो उसी तरह से मुझे भी लगा कि मैं काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा काफ़ी जोर रहता था। मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थी, खेल कूद बोलिए या डिबेट हुआ, कोई भी लिटरेरी कंपटीशन, ऑलराउंडर, जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स बोल सकते हो। तो उस हिसाब से पॉपुलैरिटी थोड़ा उस समय थी मेरी, और तब इलेक्शन लड़ने की बात सूझी और उस हिसाब से मैंने कदम रख लिया। और ये कदम कब मुझे लाकर यहाँ तक पहुँचा दिया, ये एक बहुत ही अगेन इफ आई से बहुत खूबसूरत यात्रा रही, जो मुझे पता नहीं चला कि मैंने राजनीति में कदम रखा। लेकिन हाँ, मेरी पहचान पहली बार जब हमारे उस समय के मुख्यमंत्री हितेश शैकिया जी से करवाया गया था एक छात्र नेतृत्व की तरफ से, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ शायद मैंने राजनीति में कदम रखा। बहुत अल्प आयु थी मेरी, बहुत कम उम्र की थी। आप कितनी उम्र की थी उस समय? शायद 17 साल की रही होंगी, 17-18 साल की, वेरी यंग। हाँ 19 की तो हुई नहीं थी मुझे जहाँ तक याद है। अब टीनेज थी, मतलब टीनेजर बिल्कुल। और उस समय में और भी देखा जाए तो हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्म भी नहीं रहते थे, क्योंकि उस समय ना सोशल मीडिया थी ना हाँ टीवी होती थी। उस समय मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था हम लोग के पास, किसी के पास टेलीफोन होना भी उस समय बड़ी लग्जरी होती थी, तो काफ़ी कम इंफॉर्मेशन रहता था। और उस समय ही जब राजनीतिक एक दिग्गज हितेश शैकिया जैसे एक नेता से हमारी मुलाकात हुई, तब एक अलग ही खुद को लगा कि हाँ शायद मैंने कुछ किया हो, या ये अच्छी फील्ड है, इसमें हम जा सकते हैं, इसमें बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने की संभावनाएं होगी। तो शायद उसी हिसाब से मैंने कदम रखा और रखते ही रखते आज यहाँ तक मैं पहुँच गई। और सबके आशीर्वाद है, भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा। जितने भी उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में आए, राजनीतिक ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन पहुंच तो गई यहाँ तक। आप आज आपके सामने एक और आगे जाएंगे बिल्कुल। तो 2015 में, 15 की बात करें, 2015 में जो हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वही 2021 में आपने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम दिया। तो उसी के बाद से कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है, 2015 के बाद खड़ी नहीं हो पा रही है। तो कांग्रेस में क्या कमी महसूस हो गई आपको, या क्या ऐसा हो गया कि आप बीजेपी में? आपके ही प्रश्न में बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं। कांग्रेस का डाउनफॉल बताओ, या कांग्रेस का जो अब झुकाव है, या आप कहिए कि जिस तरह से वो अभी पतन की तरफ जा रहे हैं हमारे नज़रों के सामने, ये कहीं ना कहीं असम में तो हितेश शैकिया के बाद अगर ऐसा कोई नेता थे जो तरुण गोगोई जी बने, उसके बाद मुझे लगता था कि हमारा फ्यूचर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ही आगे बढ़ा सकते हैं कांग्रेस में भी। जब वो ही कांग्रेस छोड़ दिए, तब कांग्रेस में कोई ऐसे नेता हमें दिखे भी नहीं जो पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं। और उस समय तक हमारे नेता थे, तब तरुण गोगोई जी भी काफ़ी उनकी एज हो चुकी थी, और वो भी बहुत ही कुछ गलत भी फैसला उन्होंने लिया। वो होता है पुत्र मोह बोलिए, या वो उनकी व्यक्तिगत कुछ थी, लेकिन वो एक अलग अच्छे नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता थे। लेकिन उनकी भी उम्र के साथ नेतृत्व से वो थोड़ा अपने आप को दूर ही रखने लगे, तो पार्टी में कोई ऐसा नेता मुझे दिखा ही नहीं
डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी के बाद जो पार्टी को आगे ले जा सके, जो दूरदर्शी हो, जो कोई काम को जनता के हित में करने की एक जो उनके मन में होता है कि मनसा हो, या कोई अपने दिल में इतनी साहस थामे रखे कि असम के लिए कुछ करे, वैसे नेता कांग्रेस में थे नहीं। तो पतन होना स्वाभाविक था और पतन हुआ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जहाँ भी होंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में सही पार्टी में सही इंसान और सही नियत जब साथ चलती है तो वो बहुत आगे जाता है। और यही हुआ है असम भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक सही व्यक्ति, सही नेता और एक बहुत ही सही आदर्श वाली पार्टी जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ेगा ही। तो ये कहा जा सकता है जहाँ हिमंत विश्व शर्मा वही आप। देखिए, ये मैं एक तरह से कहती हूँ और ये भी कहूँगी कि लेकिन जिस तरह से डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी ने आदर्श देखा भारतीय जनता पार्टी का, और इसी वजह से उन जैसे एक नेता को कोई पार्टी लाके ऐसे बांध के नहीं रख सकते। उनको बांधा है आदर्शों ने, अनुशासन ने, क्योंकि वो एक फ्री फ्लोइंग नेता है। बहुत ही उनकी सोच में जो भी होता है हमेशा इट्स लाइक अ स्टॉर्म ऑलवेज गोइंग ऑन। तो उन जैसे नेता को बांध सकता है एक अनुशासन और आदर्शवादी पार्टी ही, और यही है भारतीय जनता पार्टी। आज मैं कह सकती हूँ जहाँ डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा वही मैं, और वही आदर्श होना चाहिए, और यही आदर्श और ये भारतीयता और यही राष्ट्रवादी भावना हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। और इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी, मैं सही में आज भी कहूँगी, जहाँ डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा वहीं पे मैं जरूर, और यही आदर्श हमें एक साथ बांधे रखेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की आदर्श है। तो आपने जैसे कि कहा कि आप कांग्रेस में भी थी, तो तरुण गोगोई जी और गौरव गोगोई जी के बीच में अंतर क्या है? जमीन और आसमान। जमीन और आसमान का फर्क। मैं तो जमीन और आसमान भी नहीं बोलूँगी, पाताल और आसमान का फर्क बोलूँगी, क्योंकि जमीन तो फिर भी जमीन ही है। उनके और तरुण गोगोई जी पिता थे उनके, ये उनकी सौभाग्य है गौरव गोगोई जी के। लेकिन मैं तो कहूँगी कि तरुण गोगोई जी के दुर्भाग्य भी है कि गौरव गोगोई जैसा बेटा, जो आज सही मायने में देखा जाए तो भारतीयता उनमें तो है ही नहीं, जो अपने पुत्र को भी भारतीय नागरिकत्व से दूर रखने की योजनाएं करता हो, बनाता हो। क्योंकि एक अल्पायु का बच्चा खुद तो अपना नागरिकत्व छोड़ नहीं सकता, उसमें अपने पिता का सहमति जरूरी होता है। और जिनके गौरव गोगोई जी की सहमति से उनके बच्चे का नागरिकत्व भी उन्होंने छुड़वा दिया। तो एक ये दुर्भाग्य है तरुण गोगोई जी का कि पुत्र भारतीयता पे उनका विश्वास कम है, क्योंकि आज तरुण गोगोई जी असम को एक अच्छे दिशा में ले जाने की कोशिश किया था। उन्होंने एक स्लोगान दिया था कि हु इज़ बदरुद्दीन, लेकिन वही गौरव गोगोई ने बदरुद्दीन जी के साथ हाथ भी मिलाया, और उनका जो मियाँ प्रेम है वो तो दिखता ही है। पाकिस्तान का जो एजेंट है या जो भी उनका प्यार है एक दुश्मन राष्ट्र के साथ, ये तो दिखता है। तो ये आसमान और जमीन का फर्क भी नहीं है। मैंने कहा ना, पताल और एक रोशनी और एक अंधकार, इन दोनों में कितना फर्क है ये खुद आप ही समझ लीजिए, और दर्शक समझते हैं इस बात को। हमारे असम के जनता बहुत समझदार है, ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं तो सिर्फ असम की जनता के लिए बात नहीं कहूँगी, मैं तो कहती हूँ कि पूरे भारत की जनता इन लोगों की जो ढोकली, जो उनका चेहरा है, उसको समझ चुके हैं ये लोग। एक तो उनके तरुण गोगोई जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ, अपने पिता समान उनको मानती हूँ। वो एक नेता थे, और गौरव गोगोई एक अभिनेता है। वो सिर्फ अपना एक्टिंग कर रहे हैं सांसद होने का। मुझे नहीं लगता वो एक सांसद होने का दायित्व निभा रहे हैं। सांसद होने का एक एक्टिंग कर रहे हैं। उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ उनका एक्टिंग अच्छा होना चाहिए। अच्छा स्क्रिप्ट बना के लाते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट बकते हैं। मैं तो नहीं कहूँगी कि वो कहते हैं, बक देते हैं, क्योंकि उनका तो वो कई मानसिकता होती ही नहीं है कि वो उनका वाहवाही भारत में हो। उनकी वाहवाही तो पाकिस्तान में हो, तभी उनको अच्छा लगता है, और वो दिखता भी है, हो भी रहा है। क्योंकि एक दुश्मन राष्ट्र जब आपकी वाहवाही करे तो वो आपके लिए प्रशंसा की बात नहीं होती, दुर्भाग्य की बात होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है असम का एक दुर्भाग्य है गौरव गोगोई। हाँ जी। आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है?
रहना ही पड़ेगा, ये तो आजकल का नीड है। ये लोगों की सोशल मीडिया के अलावा तो आजकल हमारा टाइम पास ही नहीं होता। टाइम पास नहीं होता, हाँ जी। तो सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जी, हिमंत बिश्व शर्मा जी के, जो उनको हाथ में बंदूक थमा दिया गया था और उनको काउबॉय के लुक में एआई वीडियो था वो दरअसल। देखिए, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। देखिए एआई वीडियो तो आज आपका भी कोई भी कुछ भी हाँ। बना सकता है, मेरा भी कोई भी उठा के कुछ भी बना सकता है। हम्म, उस पे तो मेरा मंतव्य कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, ये भारतीय जनता पार्टी का आदर्श नहीं था और ना है, ना कभी रहेगा। बंदूक उठाना हमारे आदर्श के बिल्कुल विपरीत है। हम लोग वायलेंस पे विश्वास ही नहीं करते। हम लोग सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मैं आदर्शों की बात कर रही हूँ, ये क्या है? अंतर्दया की बात करते हैं। सबसे जो पिछड़े लोग होते हैं उनको आगे कैसे उठाया जा सकता है, उनके लिए कैसे विकास किया जा सकता है, उनके प्रगति के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। और हम लोग सोचते हैं, हमारे नेतृत्व इस बारे में सोचते हैं। बंदूक उठाना, बंदूक लेकर आगे बढ़ना, ये तो हमारे बिल्कुल विपरीत पंथा की बात हो सकती है। लेकिन एआई का जमाना है, कोई भी कुछ भी बना के पोस्ट कर सकता है, और किया है, ये दुर्भाग्य की बात है। और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा अपना जो बोलते हैं ना कि ही इज फेसिंग एवरीथिंग वेरी ब्रेवली, उन्होंने अपना सब कुछ बहुत मतलब साहस के साथ उन्होंने फेस किया है चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आसाम के हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फेस किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी इलीगल काम किया नहीं। कि बंदूक उठाना तो उनकी सोच से बिल्कुल परे है, और ही इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव लीडर। उनके लिए ये सोचना भी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनकी कभी भी मनस्थिति रही होगी कि किसी को भी बंदूक मतलब धरे, या वो है। उन्होंने जो भी कहा असम के हित में कहा, लेकिन वायलेंस कभी भी असम का हित नहीं कर सकता। और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने हमेशा वायलेंस के खिलाफ असम में शांति लाने का जो उनका योगदान है, ये बहुत बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी ने बोडो एग्रीमेंट कहिए, या बोरो पीस एकॉर्ड कहिए, या कार्बी आंगलोंग की जो पीस एकॉर्ड कहिए, जहाँ पे इतने सारे जो बंदूकधारी, बंदूकधारी थे, उन्होंने अपने सरेंडर करके पीस टॉक प्रोसेस पे आए। ये सब क्या कहता है? ये तो वही हुआ ना कि अगर उनकी उंगली कर रहे किसी एक की तरफ, तीनों उंगली उनकी तरफ है जिन्होंने भी ये कंप्लेन किया, उनको ये बात को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि ये एआई वीडियो है, मोर्फ वीडियो है वहीं पे। लेकिन हाँ, जो हमारे विरोधी पार्टी है उनके पास इतना समय है कि छोटी सी बात को एक पतंगर बना रहे हैं। इसीलिए आप देख ही पा रहे हैं कि उनके ही एक एक नेता उनको छोड़ के अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं खासकर कांग्रेस की बात कर रही हूँ। आज वो लोग कह सकते हैं कि हम लोग, एक्चुअली कहा जाए तो धर्म सांप्रदायिक जो बात आती है, वो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा सब धर्म को भी साथ लेके चलती है। आप और मेरे बीच में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, यही सनातन की खूबसूरती है, ये सनातन की सुंदरता है कि हम लोग कोई भी पंथा के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। जो भी भगवान को मानता है, जो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं, जो सनातनी है, वो किसी भी पंथा को अपनाए। सिर्फ भगवान, हम लोग मानते हैं कि भगवान एक है, और भगवान हम लोग जिस भी तरीके से भगवान को पूजना चाहे पूज सकते हैं। यही सनातनी की खूबसूरती है। और सबसे जरूरी चीज जो है, भारत में रहकर भारत माता को हम लोग जयगान करें, भारत माता के हम जय जय करें। यही भारतीय जनता पार्टी सिखाती है। कभी भी हमारे दल में, हमारे पार्टी में कभी भी वायलेंस की तरफ या बंदूक, कभी भी कोई गाली गलौज, ये हमारे प्रोत्साहन कभी नहीं देता। और यही मैं कहना चाहूँगी कि ये सब विरोधी दल के एक अपप्रचार है, और ये चलता रहेगा, क्योंकि वो लोग, हमारे जो विरोध के दल है, खासकर कांग्रेस और उनके जो अलायंस है, वो लोग तो मियाँ प्रेम और बांग्लादेशियों के प्रति उनकी संभावनाएं और जो उनकी सिंपैथी होती है, साथ में वो लोग एक छोटी से बात को ही पतंगर बना के लोगों को विभ्रांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तथ्य से वो लोग बहुत दूर है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा
तथ्य के आधार पर बात करते हैं, तथ्य के आधार पर प्रगति के लिए काम करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी आप जब भी असम आए हैं कुछ ना कुछ उपहार देकर गए हैं, इतने सारे खूबसूरत उपहार जो असम को कहाँ से कहाँ लेकर गया, जो कभी सोच भी नहीं सकते असम कि एक इस तरह से 5 पुले होंगे ब्रह्मपुत्र के ऊपर। आज हुआ है, लोगों ने देखा है, कितने सारे IIMs आ गए असम में, एम्स आ गए असम में, अब कितने सारे और इंस्टीट्यूशन आएंगे। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आ गया जो नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, आई थिंक पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा। तो इतने सारे विकास की जो बातें हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सोच सकते हैं। और हमारे नेता के लिए मैं कुछ भी कहूँ, एक ही बात कहूँगी कि देश का भला यही इनकी मंशा है। जी, हम असम में ये अब नारा बन चुका है, मियाँ हटाओ असम बचाओ। तो मियाँ कब तक हटाई जाएंगी, ये मियाँ हटाओ अभियान कब तक चलेगा, और या फिर इलेक्शन ख़त्म होने तक ये अभियान ख़त्म भी हो जाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे बात करने से एक पॉडकास्ट के जरिए नहीं होगा। ये मुद्दा तब से शुरू हुआ है जब से शादुल्ला जी ने मियाँ को बांग्लादेश से, तब बांग्लादेश बना नहीं था, तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ से इनफिल्ट्रेट करते करते लोगों को ला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ। ये मैं नहीं कहूँगी असम के खिलाफ, एक भारत के खिलाफ एक बहुत सोची समझी विदेशी साजिश रही है। और इस साजिश का कब तक ख़त्म होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसी एक मतलब इशू है जिसको सही में जूझना पड़ेगा। हर एक बच्चा जो भी असम में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वांचल में जिनका भी जन्म होगा, हो रहा है, होगा, आगे भी हो सकता है, रादर 20 ईयर्स और 20 साल बाद भी जूझते रहना पड़ेगा। उनके मन में ये सोच रखना पड़ेगा कि अपने भारत को किसी भी दुश्मन देश के खिलाफ कदम, किसी भी दुश्मन जो उनका मुद्दा है, उनका एजेंडा है, वो पूरा ना होने दे, उसके लिए जूझते रहना पड़ेगा। ऐसा मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हमारे देश को सिक्योर्ड ही नहीं, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए उनकी जो विदेशी एजेंडा है उसको वहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज का जो बोल्ड स्टेप है मियाँ के खिलाफ, जो भी हम लोग स्लोगान ही नहीं, हम लोग जो भी स्टेप ले रहे हैं, हमारे नेता डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जो भी स्टेप ले रहे हैं, ये तो बहुत कम है। आगे और भी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर हमें ये सोच रखना पड़ेगा कि स्वदेशी भावना, हमारे देश की खुद की जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करें, हमारे खुद के लेबर हो, हमारे खुद के काम करने की जो सोच हो वो हो। क्योंकि क्या होता था पहले, हमारे लोग काम से थोड़े से शाय होते थे कि हम पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेज चले गए, खेती बाड़ी क्यों करेंगे। उसका फ़ायदा मियाँओं ने उठाया। तो वो सब चीज़ें बंद करने के लिए आज आपने देखा है फ्लाईओवर निर्माण हो रही है, जो मतलब जो ब्रिज ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वहाँ जाके देखिए एक भी मियाँ लेबर नहीं है। ये मानसिकता होनी पड़ेगी। जब मैं बार बार कह रही हूँ कि मियाँ लेबर ना हो, इसका मतलब ये होगा कि हमारे लोग कर्म निष्ठा की भावना से आगे बढ़ के काम करें, कभी शर्माए नहीं काम, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर की जब बात होती है तो हर एक काम का डिग्निटी है। यही भारत की संस्कृति, यही भारत की सभ्यता ने सिखाया है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो हमारे लोग जब काम करने से पीछे नहीं हटेंगे तो विदेशी एजेंडा वहीं पे खत्म होगा। फिर हमारी बात आई कि हमारे जो कल्चरल सांस्कृतिक सभ्यताओं की बात जब आती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हम सब कल्चरली एक है, ये सोच होना बहुत जरूरी है। आप असम के अंदर ही कोई कार्बी, कोई बोरो, हम सब असमिया हैं, हम सब भारतीय हैं, ये भावना होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ों को, एक बोलते हैं ना, एक मुक्के से कोई भी चीज़ नहीं हो जाता, इसीलिए इसके लिए एक बहुत सारे स्तर पे स्तर काम करना पड़ेगा और काम कर रहे हैं। और आप जैसे जो नौजवान आजकल अभी उभर के आ रहे हैं वो लोग भी समझते हैं, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही थी कि आप लोग अपने ट्रेडिशन के लिए कितनी ज़्यादा आजकल कॉन्शियस है, ये होना जरूरी है। अगर आम सब हमारी जनजाति या जनगोष्ठ जितने भी है, सब लोग, हम लोग अगर
जो भी गोष्ठी है, जो भी हमारे ट्राइब्स हैं, सब लोग अगर अपने अपने कल्चर को लेकर स्वाभिमानी हो जाए तो हमारा भारत तो ऐसे ही सुंदर है, सुंदर रहेगा। कोई विदेशी एजेंडा इसको खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहूँगी कि मियाँ हमारे लिए एक सोच ही नहीं, एक बहुत बड़ी व्याधि है। मियाँ मतलब जो मैं बांग्लादेश से आए हुए इन्फिल्ट्रेट किए हुए इलीगल जो लोग हैं, हम लोग मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान जो हमारे भारत की संस्कृति को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ है और रहेंगे। ये युद्ध है, ये युद्ध चलता रहेगा। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, ये खत्म बहुत जल्दी नहीं होने वाला। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। मैंने अभी कहा हम लोग मुस्लिम विरोधी, हम लोग क्रिश्चियन विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग उस सोच के विरोध है जो भारत के खिलाफ है। भारत के खिलाफ कोई भी सोच जो भारत के खिलाफ है, भारत माता के जयकार देने के खिलाफ है, उस सोच के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की तरह से अगर मैं कहूँ, सबसे ज़्यादा हम लोग धर्म को, हर एक धर्म को सम्मान देने वाले पार्टी है। क्योंकि हम लोग के यहाँ धर्म की बात ही नहीं होती, धर्म के बारे में पूछा ही नहीं जाता। हमारे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ भारत माँ को सबसे ऊपर दर्जे में रखना सिखाते हैं। उसके बाद किसी भी हमारे पार्टी की बात हो और उसके बाद व्यक्ति आती है। तो हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पर कोई बात नहीं होती, जबकि कांग्रेस में धर्म के आधार पर ही हर बात होती है। उनका वोट बैंक ही है धर्म। क्योंकि अगर मुस्लिम है तभी उनके वोट बैंक है। मैं मुस्लिम भी नहीं कहूँगी, असम में तो खासकर मियाँ के ऊपर उनका सबसे बड़ा उनकी नज़र रहती है। कभी AIDF के साथ उनका हाथ मिलाते हैं ताकि मियाँ वोट उनको मिले। कभी वो लोग अखिल गोगोई जी अब अलग है, उन्होंने रिप्लेस कर लिया है बदरुद्दीन साहब को। तो अखिल गोगोई जी मियाँ प्रेम की वजह से उन लोग का नज़र ही रहता है कि वो लोग किस तरह से मुसलमानों की तुष्टीकरण करके वोट लें। हमारे पार्टी में कोई तुष्टीकरण नहीं होता। विकास सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए है, और हम सब भारत के मूल है। हमारे सबके DNA, जो भी भारतीय सबके DNA एक है, ये समझना जरूरी है। हमारा सबका बैकग्राउंड अगर हम लोग चेक करें, सभी सनातनी है, ये समझना जरूरी है। तो धर्म तो यहाँ आता ही नहीं है कहीं। तो हम लोग किसी भी धर्म के विरोध नहीं है। आप राजनीति में एक महिला, उनका रोल कितना बड़ा होता है और आपके पर्सनल लाइफ में कितना इफेक्ट करता है ये राजनीति? हमेशा मीटिंग्स करना, ये करना, कितना इफेक्ट पड़ता है आपके पर्सनल लाइफ में? एक महिला होना मैं समझती हूँ बहुत ही ज़्यादा ताकत का प्रतीक है, बहुत ज़्यादा शक्ति रूपा इसीलिए कहा जाता है। माँ दुर्गा के साथ भी तुलना किया जाता है, और साथ ही में हमारे अंदर सौम्यता भी होती है, हम लोग सॉफ्ट भी होते हैं, मातृत्व ममता हमारे अंदर की। इसीलिए मैं समझती हूँ कोई भी काम में एक औरत का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि एक औरत सब कुछ बहुत बैलेंस करके कर सकती है। घर भी संभाल सकती है, कोई लोग राजनीति की बात हो तो राजनीति भी कर रही है, अपने राजनीति के साथ साथ जितने भी दायित्व, सामाजिक दायित्व है वो भी पूरा करती हैं। मैं तो राजनीति ना भी कहूँ, आज आपके बारे में बात करूँ, मीडिया लाइन में भी आप काम कर रहे हैं, आप घर भी संभाल रहे हो, आप एक अच्छी बिटिया भी हो, कभी आप शादी करके एक घर भी देखोगे। तो हर एक जो रोल है एक महिला बहुत खूबसूरती से निभाती हैं। तो उसके लिए मैं समझती हूँ भगवान ने बनाया है। एक माँ को जब एक औरत होती है तो एक मातृत्व की भाव होती है। एक माँ घर के हर एक चीज़ को बहुत ही प्यार से और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से सुलझाती है और उसको काम कर सकती है। तो उनका योगदान अलग ही रहता है। तो मैं महिला हूँ तो मेरे अंदर वो बैलेंस करने की जो क्षमता है भगवान की देन है, और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशील भी समझती हूँ, क्योंकि एक औरत बन के जन्म लेना एक बहुत ही, शायद मैंने कोई पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा जो इस जन्म में मैं एक औरत की ज़िंदगी जी पा रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ भगवान के ऊपर, क्योंकि ये मेरी तो कोई मतलब इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी है ईश्वर ने बहुत प्यार से मुझे बनाया है, हर एक औरत को बड़ी प्यार से बनाया है। तो औरत का हर एक फील्ड में आगे बढ़ के जाने में बहुत योगदान है, लेकिन बहुत संघर्ष भी है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं
साहस का प्रतीक जो बोला, शक्ति की प्रतीक, क्योंकि शक्ति है तो औरत है तो शक्ति है। क्या बात। आप इतने लंबे समय से राजनीति में है, तो आपको हॉलीडेज कब मिलती है? मतलब एक पॉलिटिशियन की हॉलीडे कब रहती है? संडे, मंडे कब रहती है? हर एक दिन ही हॉलीडे है। हर एक दिन हॉलीडे? हर एक दिन हॉलीडे है, हर एक दिन हमारा काम है। क्योंकि मैं समझती हूँ हमारे भारत में ये जो छुट्टी हॉलीडे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ओके। हम लोग हमेशा काम करते थे, क्योंकि भारत एक खेत मतलब कृषि प्रधान देश है। कोई भी कृषक कभी भी छुट्टी नहीं लेता। जब एक कृषक कोई कभी छुट्टी नहीं मिलता तो एक राजनेता को कैसे मिल सकता है? कोई समाज के काम करने वाले को कैसे छुट्टी मिल सकता है? तो इसीलिए कभी छुट्टी नहीं है। और जबकि ये हमारे ऊपर है कि कभी कुछ और काम करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी कभी छुट्टी लेता है। हर आदमी हर एक रोल पे हमेशा काम ही करता रहता है। जो वेकेशन का जो कंसेप्ट आता है कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, वो भी एक काम ही है, क्योंकि तब एक फैमिली को साथ देना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, वो भी एक काम है। मैं तो समझती हूँ हर एक रोल है जो हम लोग अच्छी तरह से निभाते हैं। तो एक स्पेशल हॉलीडे की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। और हर एक दिन हॉलीडे इसलिए मैंने कहा क्योंकि काम भी तो एक एंटरटेनमेंट है। बहुत मैं काम से प्यार करती हूँ, तो जो भी अपने काम से प्यार करता है उनके लिए स्पेशल हॉलीडे होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने जो सीखा है, उनको तो कभी छुट्टी लेते हुए देखा नहीं। हमारे मेरे बड़े भाई, मेरे नेता, मेरे प्रेरणा जो है, मुझे प्रेरणा देते हैं, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, उनको कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा। उन लोगों से भी हमने सीखा है। तो वो लोग तो बहुत बड़े हैं, हम तो बिल्कुल बहुत ही उनके मतलब क्या बराबरी नाम लेना भी हम लोग योग्य नहीं है। लेकिन मैं यही है कि वो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, उन लोगों से हमने सीखा है, अनुकरण किया है। तो मुझे लगता है कि समाज के काम के लिए हर दिन कम है। अगर ज़िंदगी में और कुछ वक्त मिले वो भी शायद कम ही पड़ेगा, क्योंकि इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस समाज को जितना भी हम दे पाए वो कम ही है। आम तौर पर आप करते क्या है घर जाकर? जैसे कि खाली वक्त निकल आया तो तब आप क्या करती है? मोबाइल स्क्रॉल करती है या खाली टाइम? बिल्कुल आम जिंदगी है तो मोबाइल में देखते हैं, रील्स देखती हूँ। मैं तो खाना पकाती हूँ, थोड़ी बहुत गप्पे मारती हूँ अपनी मेरी बेटी है जिज्ञासा बर्दोलोई है उसका नाम, उसके साथ बातें करती हूँ, उससे बहुत नए नए बातें सीखती हूँ। कभी मैं गलती से कभी गुनगुनाती भी हूँ, गलती से मैंने कहा क्योंकि मुझे गाना बिल्कुल भी मुझे डर लगता है। इसका वजह भी बता ही देती हूँ। क्योंकि एक बार मैं कहीं पे गुनगुना रही थी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी जिज्ञासा, उसने मुझे बोला मम्मी गाना गा रही हो? मैंने बोला हाँ, थोड़ा धीरे गाओ, लोग हैं। उससे मुझे पता चल गया था कि मैं कितना बेसुरा गाती हूँ, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची वो डर गई कि कोई सुन ना ले। तो इसीलिए ये सब हमारे बीच में मस्तियाँ चलती रहती है। तो एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ मैं, एक साधारण तरीके से ज़िंदगी बिताती हूँ। जब भी थोड़ा खाली समय मिलता है, उसमें जितना भी मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, मूवीज़ हो गई, सब कुछ करती हूँ। अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताती हूँ, अपनी माँ के साथ वक्त बिताती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरी माँ है मेरे साथ। मैंने अपने पिताजी को बहुत कम उम्र में खोया, लेकिन मेरी माताजी ने पिताजी की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने आज भी उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ और उनके साथ भी वक्त बिताती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। तो खाली समय मेरी कभी भी खाली समय रहता ही कम है, क्योंकि यही सब काम करते करते वक्त बीत जाता है और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। परिवार के साथ वक्त बिताना भी काम है। परिवार, दोस्त सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। जी। आप कविता लिखती है? शायद लिखती थी कभी, आज भी लिखना तो बहुत कम हो गया है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आप सुना पाएंगे अभी अगर आपको याद हो एक दो लाइन्स? अभी तो मुश्किल है बोलना, लेकिन हाँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई, तो मैं इंग्लिश में लिखती थी, क्योंकि ये बचपन की बातें हैं। तब जो आप पढ़ते हो ज़्यादातर उस पर ही लिखते हैं।
तब मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के ऊपर लिखा था। अभी मुझे ऐसे आप झट से बोलोगे तो याद तो नहीं आता, लेकिन हाँ मैंने डेथ माय लव बोल के एक कविता लिखी थी। उसके लिए मुझे एक ये भी मिला था, एक प्राइज अवार्ड मिला था इंडो स्वीडिश राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से, स्वीडन से। और वो ज़िंदगी को मेरे जो देखने का तरीका भी मेरा बहुत बदलने में मुझे हेल्प किया, सहायता मिली, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग थे। उन्होंने बोला ज़िंदगी, तब मेरी उम्र भी कम थी, ज़िंदगी को इतने कम उम्र में इतनी बारीकी से देखना ये इतना सही नहीं भी है कई बार, क्योंकि ज़िंदगी जैसे मैंने कहा बहुत सीरियसली अगर हम ज़िंदगी को लेंगे तो ज़िंदगी बड़ी सही में बहुत गंभीर हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी को अगर हम प्यार से खूबसूरती के साथ ले जाए, बहुत सुंदर है, सरल है। तो इसीलिए मैं, मेरी जो कविताएं तब लिखती थी इतना ज़्यादा गंभीर था कि मैं खुद ही सोचने लगी कि उनको याद ना ही रखो तो ठीक है, लेकिन लिखित में अभी भी है तो मुझे अभी याद नहीं आएगा, और मैं बोलूँगी भी तो कहीं गलत होगा, तो अभी नहीं बोलूँगी। कभी इसके लिए मैं अलग से आपके साथ बातचीत करूँगी और मैं अपनी कविताएं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि अब मेरी उम्र है उस तरह की कविताएं सुनना भी लिखना भी। क्योंकि डेथ माय लव, मृत्यु कभी प्यार बने, वो इस उम्र में मुझे समझ में आना लाजमी है। लेकिन कभी अगर 16-17 साल की उम्र में वो कविता लिखना सही में शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही गंभीर था उस समय के लिए। तो कविताएं लिखना पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मेरे राम सिंह दिनकर जी की बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी, उनमें से उनका जो रश्मि, उसमें कृष्ण जी के बारे में उन्होंने लिखा है, इतनी सुंदर और सरल तरीके से उन्होंने लिखा है, वो सब पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। मैं बहुत पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। एक खबर भी आई है कि आप आर्म रेसलिंग भी करती है या करती थी, जहां आपको अवार्ड भी मिल चुके स्टेट नेशनल लेवल में। नेशनल लेवल पे मुझे मिला है। वो कैसे शुरू हुई? हाँ, मैं भी भूल ही रही थी लेकिन हाँ, मैं शायद उस समय भी अपने जो शारीरिक शक्ति एक औरत की होती है, महिला के अंदर जो होती है, उसको विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं समझती थी। और आमतौर पर एक लड़की आर्म रेसलिंग उस समय तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे लगा था कि नहीं, जो चीज़ें नहीं एक लड़की कर सकती है, ये बात आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा उस चैलेंज को पार करना एक मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी बन जाता था। ईगो भी कह सकते हो, या किसी भी चीज़ को, लाइक ब्रेकिंग द आइज जिसको कहते हैं, क्योंकि कर तो सब कुछ सकती है एक लड़की, तो नहीं कर सकती ऐसा कुछ आता है तो करके दिखाना, वो जज्बा मुझ में बहुत ज़्यादा होता था। तब मैं आर्म रेसलिंग मैंने किया, और हाँ, मुझे प्राइजेस भी काफ़ी हद तक नेशनल लेवल तक भी मिला था। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि अब तो मुझे देखने से कोई, मैं कभी वर्कआउट करती थी, कभी शारीरिक व्यायाम करती थी, ऐसा लगता भी नहीं है। मैं फैलती जा रही हूँ, बहुत मज़े से खाती पीती और फैल रही हूँ। हाँ, लेकिन आपने याद दिलाया, बड़ी खूबसूरत समय होता था उस समय। और मेरे साथ जो लड़के ज़्यादातर थे जो मेरे साथ आर्म रेसलिंग मुझे सिखाते भी थे, उसमें से आदित्य गोगोई जी थे, वो आज भी है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। बहुत खूबसूरत यादें हैं। आपने बहुत प्यार से आज मुझे मेरी कुछ पुरानी बातें याद दिलाई। जी। तो अगर डॉक्टर जूरी बोर्डल राजनीति में नहीं होती तो अभी क्या कर रही होती? आप क्या सोचते, मतलब क्या कर रही होती? एक प्रोफेशन क्या होता आपका? ये तो एक अलग टाइप की सवाल हो गया। कभी मैंने सोचा नहीं कि ये नहीं करती तो क्या करती, कभी सोचा नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, मैं समाज के साथ ही रहती, क्योंकि मैंने एनजीओ के साथ काम किया, बच्चों के साथ ज़रूर मैं रहती और रह भी रही हूँ। मुझे बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। शायद मैं एक होम मेकर ही बनती, जिसको आप कहें, जो हाउसवाइफ आमतौर पर कहते हैं लोग, हाउसवाइफ। मैं अपने आप को, मैं किसी भी हाउसवाइफ नहीं कहना चाहती, होम मेकर कहना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो गृहिणी होती है ना, तो इसका अर्थ ही होता है पूरे गृह उसकी ऋणी है, तो एक गृहिणी बनना सबसे बड़ा काम है।
तो अगर ये नहीं होती तो जरूर गृहिणी ही होती, ताकि पूरा गृह मेरा ऋणी रहे। ये यही होता, लेकिन कभी सोचा ही नहीं। जो भी कर रही हूँ उसमें बहुत खुश हूँ, और लोगों से इतना प्यार मिला है, समाज से इतना प्यार मिला है, और जितना प्यार मिला उतना आलोचनाएं मिली, जितनी आलोचनाएं मिली उतनी ज़्यादा आशीर्वाद मिला। क्योंकि मैं समझती हूँ जब आलोचनाएं होती है लोग, तब समझ में आता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। अगर कोई आलोचना ही ना करे आपके बारे में, क्रिटिसाइज जिसको कहते हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं हो तो मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे कुछ गलत भी नहीं होगा। कुछ गलत होगा तो लोग बोलेंगे, उसको सुधारेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी आगे होगा बहुत अच्छा होगा। किसी भी चीज़ में मुझे कभी रिग्रेट ही नहीं हुआ, ना मैंने कभी भी सोचा कि ये नहीं होता तो क्या होता। जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है, जो हो रहा है होगा वो भी बहुत खूबसूरत होगा। आपके विचार वाकई में बहुत सुंदर है, मतलब प्रेरणादायक है। धन्यवाद। लेकिन हाँ, मैंने भी बहुत दूसरे से सीखा है, मेरी माँ से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। माँ तो पहली टीचर, पहले शिक्षक तो माँ ही होती है। बिल्कुल, मेरे लिए माँ मेरी टीचर ही नहीं, मेरी भगवान है। मैं अपने माँ को ही अपना भगवान मानती हूँ। उससे ऊपर अगर मैंने किसी को देखा है, मैंने देवता को देखा है, देवता मतलब मेरे पिताजी, तो अगर मेरे देवता मेरे सही में देवता है, जिसको हम लोग देवता बोलते हैं, मेरी माँ, तो उनकी भी शक्ति का जो स्रोत होता है, देवताओं की जो शक्ति स्रोत है वो देवी होती है, तो मेरी माँ तो वो शक्ति स्रोत है। तो मेरी माँ ही मेरे भगवान है। कहा जाता है, वो कहावत है, हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हर एक समाज के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं तो किसी आदमी का नहीं कहूँगी, हर एक समाज के पीछे औरतों का हाथ होता है। क्योंकि ये जनरेशन वाइज मेरे नानी दादी ने जो सेक्रीफाइसेस किए, जो उन्होंने त्याग किया, उसकी बदौलत आज हम हैं। और उनके भी दादी नानियों ने जो किया, उनके बदौलत वो लोग थे। हमारे भी जो त्याग होंगी उसकी बदौलत हमारा कल होगा। तो औरतों का तो जन्म त्याग करते करते हुआ है। हमारे देवियों का भी जो वर्णन होता है हमारे पुराणों में, कितने त्याग हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनकी पत्नियां, ऋषि पत्नियां, कितने त्याग थी उनकी। तो उन त्यागों की वजह से भारत की संस्कृति है, सभ्यता है। तो मैं समझती हूँ औरतों का जब भी जन्म दिया है भगवान ने, उसके साथ त्याग जुड़ी हुई है। और त्याग जब है तभी उसमें जो विराट भावना जो होती है, जो कुछ भी चीज़ को अपने अंदर लेकर, कुछ भी जो निगेटिविटी होती है उसको अंदर लेकर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को बना सकती है एक औरत ही, एक महिला ही। तो मैं समझती हूँ तो हर एक समाज के पीछे औरत का हाथ है। तो अब आखिरी वक्त में हम पहुंच चुके हैं। हम आखिर में एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जहां मैं एक शब्द बोलूंगी, किसी का भी नाम मैं बोल सकती हूँ, और आपको एक ही वर्ड में उसका जवाब देना। बड़ी मुश्किल होगी फिर। देखते हैं, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी एक बहुत ही दूरदर्शी नेता। गौरव गोगोई पाकिस्तान प्रेमिक ही कहूंगी। ममता बनर्जी अरे उनके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं समझ में सोचनी पड़ रही है आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेता है वो। अभिनेता ही कहूंगी, क्योंकि उनका शुरुआत से आज तक उन्होंने एक्टिंग ही किया है, कभी तो किसी के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। डोनाल्ड ट्रंप, ओह बिगेस्ट जोकर। ओके। राहुल गांधी, पप्पू जो सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं उससे भी उनको इतना नहीं कहूँगी, डीमीन नहीं करूँगी। मैं कहूँगी कि ही इज़ अ पपेट ऑफ द सिस्टम। जूरी शर्मा, एक आम औरत, एक माँ। आलू पिट्टी का भात, माय फेवरेट, मेरा सबसे गो टू फूड। कुछ भी हो कभी भी यही सबसे प्रिय खाद्य है मेरा, सबसे प्रिय। तो दिसपुर या सेंट्रल गुवाहाटी? सेंट्रल गुवाहाटी, मेरा घर। आपका घर। 2026 में बीजेपी या कांग्रेस? ऑफ कोर्स बीजेपी। हर हाल में बीजेपी, हर वक्त बीजेपी, आगे भी बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे आज वार्तालाप करके, बात करके, इस मंच पे आपके कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक
महिला का जो आप रोल एक निभाती है वो बेहद ही प्रेरणादायक है। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे हमारे आपको बीच धन्यवाद आने के कहना लिए। है जुनाली जी। आपने बहुत प्यार से मुझसे प्रश्न पूछा और शायद मैं सही जवाब दे पाई या नहीं, ये तो आपके दर्शक बताएंगे। लेकिन मेरा वक्त कितना कीमती है ये तो पता नहीं, लेकिन दर्शकों का वक्त बहुत कीमती है। अगर वो लोग हमें देख रहे हैं तो ये भी हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकूं, इसकी ज़रूर कोशिश रहती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं इस समाज में जो मेरी प्रेरणा बनी हुई है। यहाँ पे आप भी, आज आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा। और मैं आज आसाम लाइव को आपकी इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।